अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब प्यारे रीडर जो इस वक्त मेरे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक एपिसोड को पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स। सो लेट्स स्टार्ट द अमेजिंग नॉवल हाथ से मोहब्बत के तहरीर अबीहा राजपूत पार्ट 15। हमजा अपना सामान लेकर दूसरे कमरे में आ गया था, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। रहा, कितनी मोहब्बत की थी तुमसे मैंने, काश के तुम मेरा यकीन कर लेती तो ऐसे हालात पेश ना आते जिस कमरे में आज अनाया है। कितना शौक था कि मेरा कमरा तुम्हारी खुशबू से महके। क्या क्या ख्वाब नहीं सजाए थे मैंने तुम्हें लेकर, पर तुमने सब कुछ चकनाचूर कर दिए हैं। उफ, ये मोहब्बत के हादसे जो मेरे और अनाया की ज़िंदगी में लिख दिए गए हैं, ये कभी नहीं भूल सकते हम। और मुझे यकीन है सुकून में तो तुम और शहीर भी नहीं रहोगे, और तुम लोगों की असल बेसुकूनी उस दिन शुरू होगी जिस दिन हमारी बेगुनाही तुम लोगों पर साबित होगी, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी। इरहा, मैं तुम्हें कभी मुआफ़ नहीं करूँगा, दोबारा तुम्हें अपने दिल के साथ नहीं खिलने दूंगा। कोई एक दिन नहीं, पूरे 3 साल से तुम्हें अपनी सोचों में और दिल में बसाया हुआ था, और तुम मुझ पर 3 दिनों के लिए भी यकीन नहीं कर सकी। कुछ तो रहम कर लेती मेरे ऊपर। तुम्हारी मोहब्बत मेरे रग रग में समाई हुई थी। कितनी रातें ऐसी थी जो मैंने तुम्हें सोचते गुजारी, तुम तो इन रातों का हिसाब ही नहीं दे सकती। मेरे दिल तोड़ने का क्या हिसाब दोगी? आज आखिरी रात है जो मैं तुम्हें सोच रहा हूँ। अब से तुमसे मैं अपनी सोचों का ताल्लुक भी तोड़ता हूँ। हाँ, ये बहुत मुश्किल होगा, पर नामुमकिन नहीं। मैंने जो निकाह अनाया से किया है, मैं उसकी लाज रखूँगा मरते दम तक, इसी के साथ वफा निभाऊँगा। बेशक अभी इस निकाह की कोई हैसियत नहीं, पर मैंने इसे दुनिया की बातों में जो जहर होता है उस जहर से बचा लिया है। मेरे लिए अनाया बहुत ज़रूरी थी इरहा, मैं खुद गर्ज से नहीं हो सकता था। तुम मेरा साथ देती तो शायद मैं खुद गर्ज भी हो जाता, लेकिन सबसे पहली उंगली तो तुमने उठाई थी मेरे ऊपर। आज से मेरी सारी वफादारियां अनाया के लिए हैं। हमें मोहब्बत नहीं होगी, लेकिन फिर भी वफादारी रही तो भी हमारा रिश्ता इतना ही मजबूत होगा जितना कि एक मोहब्बत करने वालों का होता है। इसकी इज्जत मेरी इज्जत होगी, और इसका दर्द मेरा दर्द, और इसकी कोख में पलने वाला बच्चा भी मेरा ही होगा। मेरा नाम ही लगेगा इसके साथ, और मैं इस चीज़ पर फ़ख्र महसूस करूँगा कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं किसी को अपना नाम दे सकूँ। लेकिन अगर अनाया शहीर के पास जाना चाहेगी तो भी मैं उसे भेज दूंगा, पर तुमने ऐसी चोट मेरे दिल को पहुंचाई है कि तुम मेरे पास आना चाहोगी तो भी मैं तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं दूंगा, बल्कि इससे बेहतर मैं अकेले रहने को तरजीह दूंगा। इरहा, मैं किसी को बताता नहीं कि, लेकिन तुम्हें अंदाज़ा नहीं अंदर से मैं किस कदर ज़ख्मी हूँ, और ये ज़ख्म तुम्हारी बदौलत है, तुम्हारे रवैये की बदौलत है, और ये मोहब्बत की सज़ा है जो मुझे तुम्हारी तरफ से मिली है। हफ्जा की आंखों के किनारों से एक आंसू निकलकर इसके बालों में जज़ब हो गया, और इन्हीं सोचों में हमजा की आंख भी लग गई। सुबह जब अनाया की आंख खुली तो पहले तो इसे कुछ समझ ही नहीं आई कि वो कहाँ है, लेकिन जब थोड़े हवास बहाल हुए तो इसे समझ आई कि कल के दिन क्या क्या हो गया, यहाँ तक कि इसकी पहचान तक बदल गई है। अनाया ने वहशत से चारों तरफ देखा और बिस्तर से उठ गई। उफ, मैंने कितनी कोशिश की थी कि हमजा की ज़िंदगी पे मेरा बुरा साया ना पड़े, लेकिन मैं उसी पर ही मुसल्लत हो गई हूँ। मैं हमेशा एक अनचाहा वजूद बनकर हमज़ा की ज़िंदगी में रहूँगी, क्योंकि क्या मैं नहीं जानती कि वो किस कदर इरहा से मोहब्बत करता है। जब इसे इसकी खुशियाँ मिलने लगी तो मैंने इसकी सारी खुशियाँ निगल लीं। तुम किस मिट्टी के बने हो हमज़ा कि तुमने मेरे लिए अपनी खुशियाँ दांव पर लगा दी? तुम्हें मुझसे क्या मिलेगा? कुछ भी तो नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ शहीर को कभी भी मैं दिल से नहीं निकाल सकती। तुम मेरे पास भी आओगे तब भी मैं तुम्हें मुकम्मल मैसर नहीं होंगी। मैं जानती हूँ मैं खुद गर्ज से नहीं हो सकती हमज़ा, मैं तुमसे बहुत दूर चली जाऊँगी, तुम्हें इतना ज़हनी टॉर्चर करूँगी कि तुम मुझे छोड़ने पर मजबूर हो जाओगे। तुम्हारी मंजिल इरहा है, मैं
तुम्हें इससे मिलवा कर ही रहूँगी। ये बच्चा पैदा हो जाए तो मैं खुद तुमसे खुला ले लूँगी और इस बच्चे को लेकर यहाँ से चली जाऊँगी, या फिर इसको इसके असल बाप के हवाले करूँगी, वो पाले इसको, क्योंकि वही इस सब का ज़िम्मेदार है। जितनी नफ़रत मुझे उस उम्र से है, उतनी ही इसकी औलाद से। मैं जब जब इसे देखूँगी मुझे मेरी बदकिस्मती याद आएगी। हमजा, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूँगी। मुझे इरहा के पाँव भी पड़ना पड़ा तो मैं पड़ जाऊंगी और तुम दोनों को एक करके तुम लोगों की ज़िंदगियों से इतनी दूर चली जाऊंगी कि ढूंढना चाहो भी तो नहीं मिलूंगी। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। अनाया ने देखा तो हमजा दरवाजे पर खड़ा था। इसकी आंखों की सुर्खी इस बात की गवाह थी कि रात भर ठीक से वो सो नहीं सका। अनाया के दिल से हुक उठी। वो साइड पे हुई तो हमजा अंदर आया। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मॉम डैड नीचे नाश्ते पर इंतज़ार कर रहे हैं, फिर तुम्हें तुम्हारे घर भी छोड़ना है। जल्दी करो, फिर मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। मुझे भूख नहीं, जब लगेगी तो मैं नाश्ता कर लूँगी। क्यों भूख नहीं मोहतरमा? अगर आपको याद हो तो आपने कल से कुछ नहीं खाया। हाँ तो नहीं खाया तो ये तुम्हारा मसला नहीं मेरा है। तुम जाओ यहाँ से, ज़्यादा मेरे सगे बनने की ज़रूरत नहीं, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। ये कहकर अनाया जाने लगी, जबकि हमजा अनाया की इस लहजे पर हैरान रह गया। हमजा ने आगे बढ़कर अनाया का बाजू से पकड़कर ज़ोर से अपनी तरफ खींचा कि अनाया को लगा आज इसका बाजू ही निकल जाएगा। किस लहजे में बात कर रही हो तुम मुझसे? हाँ, ये तुम्हारा लहजा नहीं। हमजा ने अनाया की आंखों में देखकर कहा, हाँ नहीं है मेरा लहजा तो क्या कर लोगे? मैं ऐसे ही बात करूँगी। मेरा तुमसे नर्म लहजा तब तक था कि जब तक तुम मेरे दोस्त थे, पर अब मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। अनाया ने सपाट लहजे में कहा। हमजा अनाया को देखकर रह गया। हमजा ने बाजू पर गिरफ्त मज़ीद तंग की कि अनाया को बाजू की हड्डियाँ चटकती हुई महसूस हुई। तो तुम भी सुन लो, तुमने भी अभी हमजा की नरमी देखी है, सख्ती नहीं। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो मैं उंगली टेढ़ी करना जानता हूँ। तुम तो बहुत अच्छे से जानती हो मुझे। 5 मिनट के अंदर तुम रेडी होकर बाहर आओ। जल्दी करो, मैं कमरे में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। आज से तुम मेरा नाश्ता बनाओगी, मेरे ऑफिस जाने के कपड़े तक तुम मुझे दोगी, मुख्तसर के मेरी हर ज़रूरत तुम पूरी करोगी। बीवी हो अब मेरी, तुम अपनी ज़िम्मेदारियाँ समझो। जितनी ज़िम्मेदारी पूरी कर सकती हो वो तो करो। शट अप हमजा, कौन सी बीवी? मैं तुम्हारी बीवी नहीं, मैं शहीर से मोहब्बत करती हूँ, इसलिए अपनी ये बकवास बंद करके रखो। कोई बात नहीं, मोहब्बत का भी कुछ कर लेंगे, सोच लेंगे। फ़िलहाल रेडी होकर आओ। हमजा ने ज़बरदस्ती अनाया को वॉशरूम में भेजकर बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। पूरे 5 मिनट बाद ये दरवाज़ा खुलेगा। हमजा खुद सोफे पर आकर बैठ गया। तुम क्या समझती हो मैडम कि ऐसे ओवर रिएक्ट करके तुम मुझसे जान छुड़वा लोगी? बच्चा पैदा होने तक तो सोचना भी मत ऐसा। अगर तुम्हारा रवैया बदल गया है तो अब मैं भी तुम्हें बदल कर दिखाऊंगा। तुम्हें इज्जत, रास नहीं, मायूसी के पीरियड से निकालने के लिए ये सख्ती बहुत ज़रूरी है। हमजा ने 5 मिनट के बाद वॉशरूम जाकर दरवाज़ा खोल दिया था, लेकिन अनाया 10 मिनट के बाद मजबूरन ही सही पर रेडी होकर आ गई और जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ी बाहर जाने के लिए, जबकि हमजा ने इसका हाथ पकड़ा। मैडम, अब आप इस घर की मेहमान नहीं, मालकिन हैं और यूं शोहर को छोड़कर सर झाड़ मुँह फाड़ बाहर नहीं निकल जाते। आखिर को नई शादी हुई है हमारी, मुझे तो साथ लेकर चलो। शट अप बेहुदा इंसान, स्टूपिड इडियट। ये बोलकर अनाया ने हाथ छुड़वाया और नीचे चली गई नाश्ते के लिए, जबकि हमजा ने कंधे अचकाए और अनाया के पीछे चल दिया। दोनों को साथ आते देखकर नहीद बेगम का तो चेहरा ही खिल गया। अरे आओ बेटा, हम कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। हमने सोचा हम अपनी बेटी के साथ नाश्ता करेंगे। अनाया हमजा के वालिदैन की इतनी मोहब्बत देखकर खामखा शर्मिंदा हो गई और जाकर नहीद बेगम के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई और हमजा इसके बिल्कुल सामने। नहीद बेगम हमजा को नाश्ता देने लगी तो हमजा ने इन्हें रोक दिया। मुझे अनाया नाश्ता देगी, आखिर को मेरी बीवी आ गई है। अब आप आराम किया करें मॉम, और मैं पराठा खाऊंगा आज। जाओ अनाया किचन में और मेरे लिए पराठा बनाकर लेकर आओ। जबकि अनाया ने होंठों की तरह हमजा को देखा, क्योंकि वो अच्छे से जानता था अनाया को पराठा बनाना नहीं आता। वो खाना तो बना लेती थी, लेकिन पराठा बनाने से इसे डर लगता था कि कहीं घी इसके हाथ पे न गिर जाए। ये क्या बात हुई हमजा? बेशक तुम दोनों का निकाह आम हालात में नहीं हुआ, लेकिन अनाया मेरी नई नवेली बहू है। मैं इसे दूसरे ही दिन
किचन में नहीं घुसने दूंगी, आखिर मेरी इकलौती बहू है। मॉम, आज भी इसने करना है और कल भी, तो बेहतर यही है कि आज ही करे। चलो उठो अनाया, जल्दी करो, शाबाश। जबकि अनाया को मजबूरन उठना पड़ा और वो किचन में चली गई। फ्रिज से आटा निकाला और शेल्फ पर रखा। शिद्दत से दिल चाह रहा था कि हमजा का सर फाड़ दे, जो रात से बिल्कुल ही बदल गया था। अनाया की आंखों में तेजी से आंसू जमा होने लगे। इतने में हमजा भी किचन में आ गया। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? जबकि अनाया ने शिकवा किना नज़रों से हमजा को देखा। रोटी बनाओ, हमजा ने आटे की तरफ तवज्जो दिलाई अनाया की, लेकिन अनाया ने बेलन उठाकर हमजा के हाथ पर मारा कि हमजा तड़प कर रह गया और अपनी मॉम डैड के डर से आवाज़ भी ना निकाल सका। और वार्न करती नज़रों से अनाया को देखा, जो बेलन उठाकर फिर से मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन हमजा पीछे हो गया। मजबूरन अनाया ने रोटी बनाई, लेकिन हमजा ने आगे बढ़कर खुद इस पर घी लगाया, जिससे अनाया का काम आसान हो गया। आज तो इसे काम चला रहा हूँ, कल से अच्छा सा पराठा बनाना सीख लो और मेरा नाश्ता तुम बनाया करोगी। कमीने, तू एक दफ़ा घर छोड़ के आ मुझे, मैंने दोबारा आना ही नहीं। अनाया ने दांत पीस कर सोचा और खा जाने वाली नज़रों से हमजा को देखा। दोनों ने नाश्ता किया और हमजा ने ऑफिस जाने से पहले अनाया को घर ड्रॉप करना था, इसलिए वो अनाया को लेकर निकल गया। कल की तरह आज भी दोनों खामोश थे। अनाया ने खिड़की की तरफ मुंह किया था और मुख्तलिफ सोचें सोच रही थी। जब थक गई सोच सोच कर, तो पीछे होकर सीट से सर टिकाया और आंखें मूंद ली। थोड़ी देर बाद घर आया तो गाड़ी एक झटके से रुकी। अनाया ने आंखें खोली और बाहर निकली। हमजा का अंदर जाने का इरादा नहीं था, लेकिन शहीर को अपने घर के गेट पर खड़ा देखकर वो बाहर निकल आया, क्योंकि इसे पता था कि वो अनाया का दिल ही जलाएगा अपनी बातों से। अनाया शहीर की तरफ बढ़ती कि हमजा ने इसका पासू पकड़कर इसे रोक दिया। अंदर चलो, अनाया ने गुस्से से हमजा की तरफ देखा, लेकिन वो अनाया को लेकर आगे की तरफ बढ़ गया। जबकि हमजा के इतने हक से अनाया का हाथ पकड़ने पर शहीर के तन बदन में आग लग गई और वो दोनों को जाता दिखता रहा। दिल कर रहा था हमजा को वो हाथ तोड़ दे जिससे इसने अनाया का हाथ पकड़ा हुआ है। शहीर अनाया की पूंछ ओझल होने तक इसे देखता रहा। साहिर नाश्ते की टेबल पर आया तो सबके साथ बैठ गया। वो आज दो टोक बात करना चाहता था अपने डैड से। जब सबने नाश्ता कर लिया तो साहिर ने गला खंगाल कर सबको अपनी तरफ मुतवज्जो किया, जबकि फरहान साहब ने इसके बोलने से पहले ही इसके सर पर बम फोड़ा। साहिर, आज सुल्तान आ रहा है अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि मैंने इसकी बेटी फारिया से तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है। बस कुछ दिनों में मंगनी की डेट फाइनल कर लेंगे। साहिर की मां ने दुख से फरहान साहब की तरफ देखा और साहिर की तरफ, जिसकी आंखें ज़बत से सुर्ख पड़ गई थीं। और आपने ये फैसला किससे पूछकर किया है डैड? जब मेरी मर्जी इस रिश्ते में शामिल ही नहीं, तो कैसे आपने ये रिश्ता पक्का कर दिया? मैं किसी सूरत भी फारिया से शादी नहीं करूँगा। वो बिजनेस पार्टनर है तो बिजनेस पार्टनर ही रहे, ज़्यादा रिश्तेदारियां ना बनाने की कोशिश करे। समझा दीजिएगा सुल्तान साहिब को। जबकि फरहान साहब अपने फरमाबरदार बेटी की बदतमीज़ी पर भड़क कर रह गए। ये सब तुम इस लड़की सानिया की वजह से बोल रहे हो ना? इसने कौन सा जादू तुम पर कर दिया है कि तुमने बदतमीज़ी भी करना सीख ली? ये तुम्हारी भूल है कि मैं कभी भी इसको इस घर की बहू बनाऊंगा। ऐसे ख़ानदान से मैं कभी रिश्ता नहीं जोड़ सकता। अगर ऐसा है तो आप ही सुन ले डैड, मैं मर जाऊंगा पर सानिया के अलावा किसी दूसरी लड़की से शादी नहीं करूंगा। और रही बात मानने की बात, तो बचपन से अब तक आपकी ही मानता आया हूँ। पहली दफ़ा अपनी मर्ज़ी की थी, अपने दिल की सुनी थी, लेकिन आपने सब ख़त्म कर दिया। अब आप मुझसे कम से कम ऐसी तो कोई तवक्को नहीं रखेगा कि मैं ऐसा कुछ करूँगा। अगर आज सुल्तान अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आया तो मैं खुद को शूट कर लूँगा, याद रखिएगा। साहिर ये बोलकर रुका नहीं, बल्कि उठकर अपने कमरे में आ गया। जबकि इरहा अपने भाई की मोहब्बत की शिद्दत देकर रह गई। देख रही हो अपने बेटे की हरकतें, ये सब इस लड़की की वजह से हो रहा है जिसने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया था। आज वही लड़का मुझे आंखें दिखा रहा है। फरहान साहब ने समीना बेगम को कहा, तो आप मान लेना इसकी बात, जो वो चाहता है दे दें इसे। औलाद को खुद से बागी ना करें, अब वो बच्चा नहीं है। बेटी के लिए बेटे को नज़रअंदाज मत करें, ये ना हो कि आपको बाद में पछताना पड़े। इरहा ने दुख से माँ को देखा।
तुम तो चुप ही रहो, भूल गया था मैं भी किसको बोल रहा हूँ, जिसने कभी बेटे के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं सुना। फरहान साहब ने झंझलाकर कहा और सुल्तान को कॉल मिलाई और बहाने से इसे आने से मना कर दिया। इस औलाद ने जलील करके रख दिया है मुझे। वो बड़बड़ाकर अपने कमरे में चले गए। इनके पीछे ही समीना बेगम भी चली गई, जबकि इरहा अकेली डाइनिंग टेबल पर बैठी रही और वहीं अपना सर टिका लिया। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हमजा और अनाया घर में दाखिल हुए तो सामने ही सब बैठे नाश्ता कर रहे थे। सानिया यूनी के लिए रेडी थी और नेहा स्कूल के लिए। सद्दीकी साहब की तबीयत की वजह से वो छुट्टियों पर थे। हमजा ने घर में दाखिल होते साथ अनाया का हाथ छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो हमजा को छोड़ आगे बढ़ गई। हमजा का इरादा वापस जाने का था, लेकिन सद्दीकी साहब की तबीयत पूछने के लिए आगे बढ़ आया। हमजा ने आगे बढ़कर बुलंद आवाज़ में सलाम किया तो सबको खुशगवार हैरत हुई हमजा और अनाया को देखकर, क्योंकि उन्होंने अपने आने का बताया नहीं था। जबकि अनाया भागकर अपने बाप के गले लग गई और इनके हाथों और माथे पर बोसा दिया, जिससे वो मुस्कुराने लगे और अनाया को साथ ही चेयर पर बिठा लिया और हमजा को भी बुलाकर दूसरी चेयर पर बिठाया। डैड, अब आपकी तबीयत कैसी है? आपको कहीं दर्द तो नहीं? आप मेडिसिन टाइम पर ले रहे हैं ना? अनाया ने एक ही सांस में अपने डैड से पूछ लिया। बेटा, मैं ठीक हूँ अब, और तुम दोनों को देखकर तो अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे और तुम दोनों की जोड़ी ऐसे ही सलामत रहे। जबकि इस बात पर बेख्तियार अनाया और हमजा ने एक दूसरे को देखा और फिर दोनों ने ही अपनी नजरें चुराईं। हमजा बेटा, तुम आने से पहले इत्तला तो कर देते, मैं तुम्हारे लिए कुछ तुम्हारी पसंद का बनवा देती। आसिया बेगम ने हमजा को देखते हुए कहा। अरे नहीं आंटी, हम नाश्ता करके आए हैं, बल्कि आपकी बेटी ने खुद इसरार करके मुझे पराठे बनाकर खिलाए हैं, है ना अनाया? मॉम ने तो बहुत कहा था रहने दो, पर अनाया ने कहा नहीं, नाश्ता खुद बनाऊंगी मैं। जबकि अनाया हमजा के झूठ पर पेचोताब खाकर रह गई। आसिया बेगम ने प्यार से अनाया को देखा और सदीकी साहब भी मुस्कुराने लगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी बेटी तो बहुत समझदार हो गई है, सदीकी साहब ने खुशी से कहा। फिर भी बेटा, जब भी आना हो इत्तला कर दिया करो, क्योंकि अब तुम इस घर के दामाद हो। बेशक हम तुम्हें पहले भी बेटा समझते थे, पर अब हमारा मजबूत रिश्ता हो गया है तुम्हारे साथ। अब तुम्हारी हैसियत बेटे से भी बढ़कर है। जबकि अनाया ने इस बात पर ऐसे मुंह बनाया कि जैसे कड़वा पता मुंह में आ गया हो, और हमजा ने दांत पीसकर अनाया को देखा कि अब वो इतना भी बुरा नहीं कि मुंह के ऐसे एक्सप्रेशन बनाए जाए। एक्चुअली अंकल, मैं आपसे ये कहने के लिए आया था कि मुझे पता लगा था कि आप अनाया की रुखसती खुद करना चाहते हैं, तो आज शाम तक मुझे अनाया की रुखसती चाहिए। फिर कल मैं अपना रिसेप्शन रखकर सबको ऑफिशियली अपनी शादी का बताना चाहता हूँ। हमजा ने जताती नज़रों से अनाया को देखा, जबकि अनाया को हमजा पर शदीद गुस्सा आया, क्योंकि इसने सोचा था कि वो अपने डैड की बीमारी का बहाना बनाकर इस रुखसती को कुछ वक्त के लिए टाल देगी। लेकिन हमजा ने एक नया सोचा छोड़ दिया था। लेकिन मैं अभी रुखसती के लिए राज़ी नहीं, क्योंकि मेरे डैड की तबीयत ठीक नहीं। जब वो ठीक होंगे तब रुखसती का सोचेंगे, अनाया ने बेजार लहजे में कहा। सब ने अनाया का रूखा लहजा नोट किया, लेकिन सब चुप रहे। अनाया, मैं ठीक हूँ बेटा, और जब तुम्हें रुखसत करूँगा खुशी खुशी तो मज़ीद ठीक हो जाऊँगा। इसलिए बेहतर यही है कि आज शाम ही रुखसती हो जाए और कल रिसेप्शन। मैं हमजा की बात से 100% मुत्तफिक हूँ। ये हम सब के हक़ में बेहतर है। सदीकी साहब ने ढके छुपे लफ्ज़ों में अनाया को समझाने की कोशिश की। अनाया गुस्से से अपने कमरे में चली गई, जबकि अनाया के वालिदैन शर्मिंदगी से हमजा को देखने लगे। गुस्सा तो हमजा को भी बहुत था अनाया पर, लेकिन वो अनाया के वालिदैन को शर्मिंदा नहीं होने देना चाहता था। ओके अंकल, मैं चलता हूँ अब, आप प्लीज़ रात तक रुखसती की तैयारियां करें, मुझे देर हो रही है ऑफिस से। आज मेरी मीटिंग है, इंशाल्लाह रात को मुलाकात होती है। मॉम डैड को भी इन्फॉर्म कर देता हूँ रुखसती का। हमजा बाहर आया तो इसने देखा अनाया अपने कमरे की बालकोनी में खड़ी है और शहर के घर की तरफ देख रही है। हमजा को बहुत गुस्सा आया कि यह लड़की नहीं सुधर सकती। वो इसे इस फेज से निकालने के जतन कर रहा है, लेकिन वो अभी भी इसी चीज़ को सोच रही है। सब्र रख हमजा, ये अनाया है, इसे सुधारना इतना आसान नहीं है। एक दफ़ा रुखसती हो जाए इसे इस घर में ही मैं बहुत कम आने दूंगा। जब तक यहाँ रही शहीर को ही सोचती रहेगी। हमजा इसी सोच के साथ गाड़ी में बैठकर ऑफिस के लिए निकल गया।
सानिया और इसकी मॉम कब से बैठी अनाया को बोल रही थी कि बेशक सादगी से रुखसती हो रही है, लेकिन अपना रुखसती का जोड़ा ले आए। लेकिन वो टस से मस नहीं हो रही थी। अनाया की फूफो भी आ गई थी, क्योंकि आसिया बेगम ने इनको भी फ़ोन करके बुला लिया था। जाफ़र साहब की फैमिली को भी इत्तला कर दी गई थी, क्योंकि जाफ़र साहब सिद्दीकी साहब के बचपन के दोस्त थे और हर अच्छे बुरे वक्त में उन्होंने सिद्दीकी साहब का साथ दिया था। वो भी अनाया को बहू बनाने का इरादा रखते थे, लेकिन शहीर से मंगनी का पता चला तो वो भी चुप हो गए। इसके बाद अनाया के साथ जो हादसा हुआ, उन्होंने सोचा था कि वो अनाया के साथ ज़ैनुल आबिदीन की शादी कर देंगे, लेकिन इससे पहले ही हमज़ा ने निकाह कर लिया। लेकिन वो बहुत खुश थे अनाया के लिए, क्योंकि हमज़ा की फैमिली से इनके भी अच्छे ताल्लुकात थे और वो जानते थे कि बहुत अच्छी फैमिली है, इसलिए वो भी इस रुखसती में दिल से शरीक होना चाहते थे। अनाया की फूफो एक ब्राइडल ड्रेस लेकर आई थी, जो उन्होंने अनाया के लिए ख़रीदा हुआ था, और इस ड्रेस के साथ इनके बहुत जज्बात जुड़े थे, क्योंकि उन्होंने बचपन से अनाया को शहीर के लिए सोचा था, पर ऐसे कुछ हो जाएगा ये तो उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। उन्होंने हसरत से ड्रेस को देखा और इनके दिल से हुक उठी। उन्होंने शहीर से बोला था कि वो रुखसती में शामिल हो जाए, लेकिन वो हत्थे से उखड़ गया था, जिसकी वजह से वो खामोश हो गई थी। वो अब अनाया के बारे में कोई बात नहीं करती थी घर में, क्योंकि इन्हें पता था कि अब इसका कोई फ़ायदा नहीं। अनाया बेटा, मैं अपनी तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आई हूँ। मुझे यकीन है कि तुम इसे ज़रूर कबूल करोगी बेटा। ये शादी का जोड़ा है, आज के दिन तुम यही पहनना। बहुत हसरत थी तुम्हें इस जोड़े में दिखने की। मेरी बात मानोगी ना? अनाया की फूफो ने अपनी आंखों की नमी छुपाते हुए अनाया से कहा। अनाया ने ड्रेस को देखा, वो वाकई बहुत ही खूबसूरत था और शहीर के फेवरेट कलर में था, मैरून कलर में। लेकिन इस वक्त वो अपनी फूफो का इनकार नहीं कर सकती थी, क्योंकि जानती थी इस वक्त इनके दिल पर क्या गुजर रही है। इसने अपनी फूफो के हाथ पर अपना हाथ रखा। मैं ये ज़रूर पहनूंगी फूफो, अनाया ने मुस्कुरा कर कहा, जबकि फूफो ने अनाया के सामने हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं शहीर की तरफ से भी माफ़ी मांगती हूँ, जिसने तुम्हें ख्वाब दिखाकर तुम्हारे अरमानों का कत्ल कर दिया। इसने मोहब्बत तो की, लेकिन ज़र्फ बड़ा न कर सका, एक दिन बहुत पछताएगा। बेटा, शहीर मेरा बेटा है, जैसा भी है इसे कोई बद्दुआ मत देना। इसे तकलीफ़ होगी तो मुझे भी होगी। अनाया ने अपनी फूफो के हाथ पकड़कर नीचे किए। ये आप क्या कर रही हैं फूफो? ऐसे मत करें, आपका कोई कसूर नहीं, ये सब तो मुकद्दर के खेल हैं। शहीर मेरे मुकद्दर में नहीं था, और वैसे भी जिनसे मोहब्बत की जाती है इन्हें बद्दुआ नहीं दी जाती। फूफो आप बेफिक्र हो जाएं, वो जहाँ भी रहे, जिसके साथ भी रहे, खुश रहे, मुझे इससे कोई गिला नहीं। अनाया ने अपनी सिसकी दबाने के लिए लब दांतों में दबाए। फूफो ने आगे बढ़कर अनाया का माथा चूमा। बस जो हो गया भूल जाओ बेटा, हमज़ा ही तुम्हारा मुस्तकबिल है। अल्लाह तुम दोनों में मोहब्बत और इत्तफाक पैदा करे और दोनों खुश रहो। हमज़ा की कदर करना। मुश्किल वक्त में इसने गैर होकर भी अपनों से बढ़कर किया है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। इसी बात का तो दुख है फूफो कि वो इतना अच्छा है, लेकिन मैं अच्छी नहीं। मैं इसकी खुशियों में रुकावट बन गई हूँ। अगर आज मैं ना होती तो वो इरहा के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारता, ना कि मजबूरी का बंधन निभाना पड़ता। मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हुई है, साथ में मैंने हमज़ा की भी ख़राब कर दी। सारी ज़िंदगी मैं इससे आंखें नहीं मिला सकूंगी। अनाया ने तल्खी से सोचा और उठकर ड्रेसिंग रूम में बंद हो गई। साहिर और ज़ैनुल आबिदीन एक प्रोजेक्ट पर इकट्ठे काम कर रहे थे और वो यूनी भी साथ पढ़ते थे, लेकिन इनकी मुलाकात इत्तफाकन एक बिज़नेस मीटिंग में हुई थी, जिससे फिर से उन्होंने राब्ता दोबारा बहाल किया था और फिर उन्होंने इकट्ठे एक प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया था, जो कि इनके बिज़नेस को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा सकता था। अभी भी वो दोनों प्रोजेक्ट के सिलसिले में मीटिंग में थे कि ज़ैनुल आबिदीन के फ़ोन पर घर से मैसेज आया था शाम को जल्दी पहुँचने का, क्योंकि अनाया के घर जाना था, जिसे देखकर ज़ैनुल आबिदीन मुस्कराया। साहिर ने मशकूक नज़रों से ज़ैनुल आबिदीन को देखा। कहीं हमारी भाभी का मैसेज तो नहीं, जिसे देखकर ऐसे मुस्कराया जा रहा है? साहिर ने आबरू अचकाकर ज़ैनुल आबिदीन को देखा। अरे नहीं यार, घर से डैड का मैसेज है कमीने, तू उल्टा ना सोच, के ज़ैन ने साहिर को कहा।
پر مجھے تو لگ رہا ہے کہ جیسے دال میں کچھ کالا ہے۔ ابھی دال میں کچھ کالا نہیں، پر ہو سکتا ہے۔ زین نے آنکھ ونک کر کے ساحر کو کہا، مطلب میں ٹھیک سوچ رہا ہوں، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ جس پر زین العابدین کا کہکا بلند ہوا۔ ہاں، کچھ کچھ تم پوائنٹ پر ہو۔ کوئی لڑکی دل کو اچھی لگی ہے؟ سوچ رہا ہوں ڈیڈ سے بات کر لوں، کیونکہ شادی کرنی تو ہے ہی، تو کیوں نہ جو اچھی لگی ہے اسی سے کر لوں۔ زین العابدین کی آنکھوں کے سامنے ثانیہ کی آنسوؤں بھری آنکھیں لہرائی تو وہ مسکرایا۔ اچھی بات ہے، دل کو ہر کوئی اچھا تھوڑی لگتا ہے، یہ تو کوئی خاص ہوتا ہے جو دل میں جگہ بنا لیتا ہے۔ اگر اس کو کھو دیا تو کوئی بھی آپ کے دل کو اس طرح اچھا نہیں لگ سکتا، ہمیشہ دل میں ایک ہی کسک باقی رہتی ہے، ساحر نے حسرت سے کہا۔ زین العابدین نے چونک کر ساحر کو دیکھا، اسے لگا کہ کچھ ایسا ہے جسے وہ نہیں جانتا، لیکن ساحر نے نہیں بتایا تو اس نے کریدنا مناسب نہیں سمجھا۔ اب تمہارے گھوڑی چڑھنے کا انتظار کرنا چاہیے مجھے، ساحر نے مسکرا کر زین کو کہا۔ فی الحال تو آج کسی اور کو گھوڑی چڑھنے دیکھنے جا رہا ہوں، زین نے کہا۔ اچھا، کسی کی شادی میں جا رہے ہو؟ ہاں، ایک چھوٹا سا فیملی فنکشن ہے، رخصتی کا فنکشن ہے۔ شاید تم حمزہ غفار انڈسٹری کے اونر کو جانتے ہی ہوگے، کچھ ہی عرصہ ہوا ہے اس بزنس جوائن کیے، اس کا 2 دن پہلے نکاح ہوا ہے، آج رخصتی ہے۔ حمزہ، ساحر ایک دم چونک گیا، اس کی شادی ہو گئی؟ ہاں یار، تم جانتے ہو اسے؟ زین نے ساحر سے پوچھا، جس پر ساحر نے خود کو کمپوز کیا۔ ہاں، تھوڑا بہت جانتا ہوں۔ ویسے کس سے شادی ہوئی اس کی؟ ساحر نے لہجے کو سرسری سا بنایا۔ وہ میرے بابا کے دوست ہیں، ان کی بیٹی ہے عنایا محمل، اس کے ساتھ نکاح ہوا ہے، اس کا ابھی یونی میں پڑھ رہی ہے۔ جبکہ ساحر کو دھچکا لگا، عنایا کی شادی حمزہ کے ساتھ؟ اسے ایک دم سے ارہا یاد آ گئی، وہ کیسے ری ایکٹ کرے گی حمزہ کی شادی کا سن کر، وہ بھی عنایا کے ساتھ؟ وہ جتنے قدم ثانیہ کی طرف بڑھ رہا تھا، اسے ثانیہ اتنی ہی خود سے دور جاتی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ اس کے ڈیڈ تو پہلے ہی نہیں مان رہے تھے، اس خبر سے تو وہ بالکل ہی نہیں مانیں گے۔ اچھا یار، میں نکلتا ہوں پھر۔ زین نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، جسے ساحر نے غائب دماغی سے تھام لیا اور زین چلا گیا۔ کاش ارہا تم صبر سے کام لیتی تو آج حالات مختلف ہوتے۔ کبھی کبھی آنکھوں دیکھا سچ بھی جھوٹ ہوتا ہے، کاش تم سمجھ سکتی۔ میں جانتا ہوں تم حمزہ سے کتنی محبت کرتی ہو، اور حمزہ کی آنکھوں میں بھی میں نے تمہارے لیے محبت محسوس کی تھی، پر تم نے خود اپنے ہاتھوں سے حمزہ کو گنوا دیا ہے۔ ساحر نے دکھ سے سوچا اور سر ہاتھوں میں گرا لیا، کیونکہ اپنی لاڈلی بہن کی تکلیف پر وہ بھی تڑپ جاتا تھا، اور اسے پتا تھا اس خبر سے اس کا دل کتنے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ عنایا کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی اس کی موم نے بیوٹیشین کو بلوا لیا تھا، جس نے عنایا کو تیار کر دیا تھا۔ جن مہمانوں کو بلایا تھا وہ سب بھی آ چکے تھے، اب انتظار صرف حمزہ کا تھا، کیونکہ حمزہ نے فون کر کے اپنے موم ڈیڈ سے بول دیا تھا کہ وہ کچھ لیٹ آئے گا، اس لیے وہ ڈائریکٹ عنایا کے گھر ہی جائے گا، وہ پہنچ جائیں پہلے ہی۔ عنایا نے نظریں اٹھا کر آئینے میں خود کو دیکھا تو خود کو دیکھ کر ہی حیران رہ گئی، کیونکہ وہ لگ ہی اتنی خوبصورت رہی تھی۔ میرون کلر کا جوڑا جس پر گولڈن کام ہوا تھا، اور اس پر تھکے نقوش جو بیوٹیشین نے میک اپ سے مزید نکھار دیے تھے۔ میرون لپسٹک، ہلکی پھلکی جویلری اور ناک کی چھوٹی سی نتھلی جو 4 چاند لگا رہی تھی۔ ثانیہ اور نیہا نے بھی بہت تعریف کی تھی، اور آسیہ بیگم تو کتنی دفعہ ہی نظر اتار چکی تھی۔ پھوپھو نے نم آنکھوں سے کتنی دیر عنایا کو گلے لگائے رکھا تھا۔ جعفر صاحب کی مسز نے بھی بہت سراہا تھا۔ یہ سب کس کام کا؟ عنایا نے تلخی سے سوچا۔ یہ خوبصورتی کس کام کی جسے تار تر کر دیا ہے کسی نے؟ یہ خوبصورتی بھی متوجہ نہیں کر سکی شہیر کو، یہ میرے دامن پر لگے داغ کو چھپا نہیں سکی تو کیا فائدہ اس کا؟ آج کسی کے گلے میں مجبوری کا توق بن کر رہ گئی ہوں۔ عنایا کو وحشت ہونے لگی تھی اس روپ سے، اس کا دل کیا کہ سب کچھ نوچ کر اتار دے اور چیخ چیخ کر دنیا والوں کو اپنی تکلیف کا بتائے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی، بس گھٹ گھٹ کر ہی جینا تھا اب اسے اپنوں کے لیے۔ وہ مزید اپنے باپ کو کوئی دکھ نہیں دے سکتی تھی۔
حمزہ آ گیا تھا جس کا بہت اچھے سے صدیقی صاحب نے استقبال کیا تھا اور وہ شرمندہ بھی ہو رہا تھا کیونکہ وہ آفس کے فارمل ڈریس میں تھا۔ کافی وقت ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اسے چینج کرنے کا موقع نہیں ملا تھا، جس پر اس کے موم ڈیڈ اسے غصے سے گھور رہے تھے۔ سب نے ساتھ مل کر کھانا کھایا تو نہید بیگم نے رخصتی کا کہا کیونکہ وہ حمزہ کی وجہ سے شرمندہ ہو رہی تھی۔ حمزہ کی کلاس تو وہ گھر جا کر لینا چاہتی تھی۔ آسیہ بیگم عنایا کو لینے کے لیے گئی تو اسی دوران شہیر بھی آ گیا، جس پر سب حیران ہو کر رہ گئے کیونکہ انہیں توقع نہیں تھی کہ وہ آئے گا۔ حمزہ نے غور سے شہیر کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں سرخی تھی اور آنکھوں کے نیچے ہلکے واسع تھے، جبکہ شہیر نے حمزہ کو دیکھ کر ایسے اگنور کیا جیسے وہ جانتا ہی نہ ہو۔ صدیقی صاحب نے آگے بڑھ کر شہیر کو گلے لگایا۔ آؤ آؤ بیٹا بیٹھو، تم نے آج آ کر میرا مان رکھ لیا ہے۔ ماموں کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ کے کہنے پر کیسے نہ آتا۔ شہیر نے اپنے ماموں کا ساتھ لگایا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ اتنے میں عنایا کو لے کر ثانیہ بھی سیڑھیوں سے نیچے آنے لگی۔ حمزہ اور شہیر کی نظر جب عنایا پر پڑی تو دونوں کی نظر ہی پلٹنے سے انکاری ہو گئی کیونکہ وہ الگ ہی اتنی خوبصورت رہی تھی۔ حمزہ نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ عنایا کو اس روپ میں دیکھے گا، وہ بھی اپنے لیے۔ اور شہیر نے اسی روح میں عنایا کو دن رات تصور کیا تھا، لیکن قسمت پر کس کو اختیار ہوتا ہے۔ عنایا اپنے دھیان میں سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ اس کی نظر ایک دم شہیر کی طرف گئی تو وہ اپنا بیلنس برقرار نہ رکھ سکی اور اس کا پاؤں مڑ گیا۔ حمزہ اور شہیر دونوں ہی جلدی سے عنایا کی طرف بڑھے اور دونوں نے اکٹھے ہی عنایا کو تھاما کہ شہیر حمزہ کو دیکھ کر پیچھے ہو گیا۔ سوری، یہ حق تو تمہارا تھا، شروع سے میں ہی بار بار بھول جاتا ہوں۔ شہیر یہ کہہ کر سائڈ پر ہو گیا کہ عنایا کا دل اپنی بات سے کتنے ٹکڑوں میں تقسیم کر گیا، لیکن حمزہ نے اگنور کیا اور اپنے سہارے عنایا کو کھڑا کیا کیونکہ اس کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی، اس سے ایک قدم بھی نہیں لیا جا رہا تھا۔ جس پر حمزہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے پاؤں پر چوٹ زیادہ ہے، ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا، اس لیے میں انکل نکل رہا ہوں، حمزہ نے اپنے موم ڈیڈ کو کہا، جبکہ عنایا کو حمزہ کی باہوں میں دیکھ کر شہیر کی آنکھوں میں شرارے پھوٹنے لگے جس کی وجہ سے وہ اپنے گھر کے لیے نکل گیا غصے سے، جبکہ اس کی موم افسوس سے اس کی پشت دیکھتی رہ گئی کیونکہ وہ اپنے بیٹے کی حالت سمجھ رہی تھی۔ شہیر کا یہاں سے جانا ہی بہتر تھا۔ انہوں نے چپکے سے اپنے آنسو صاف کیے۔ جاری ہے تو پیارے ریڈر، یہ رہی آج کے ایپیسوڈ، اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کی سپورٹ سے میں 1K تک پہنچ جاؤں۔ تو پیارے ریڈر، پھر ملتے ہیں اسی ناول کے نیکسٹ پارٹ پر، تب تک کے لیے خدا حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔